हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम श्रुति संघवी और अनुराग सर के साथ आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो आज हमें अपने डाइजेस्टिव पर फोकस करना है। तो हमें जानना है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है और उससे कैसे बीमारियां आती है और उससे बचने के लिए हमारा टियान्स हमें कैसे बेनिफिट होगा। तो उसके लिए हमें आज देखना है एक एक पॉइंट। पहले हम कुछ जो फैक्ट्स होते हैं, हकीकत है, उसके बारे में जानते हैं कि हमारा नॉर्मल पीएच क्या है हमारे स्टमक का, और हमें पूरे दिन में कितना लिक्विड लेना चाहिए जिससे हम हेल्दी हो सकते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है, द नॉर्मल पीएच ऑफ द स्टमक इज रफली 1.5 टू 2.0, which is the optimal pH for hydrolysis reactions by stomach enzymes। इसका मतलब है हमारा स्टमक के लिए नॉर्मल पीएच जो होता है वो 1.5 से 2 होना चाहिए, जिससे हमारे पेट के जो भी कार्य होते हैं उसको पूरे दिन में प्रोटीन्स मिल सके। सेकेंड पॉइंट, अबाउट 3 to 4 liters of gastric juice are produced per day। हमारे पूरे दिन में 3 से 4 लीटर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, जो हमारे असिस्ट इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारे खुराक के पाचन में हमें हेल्प करता है। एक्टिवेट स्टमक प्रोटेसिस, हमारे स्टमक के प्रोटीज को सक्रिय बनाता है, मतलब कार्यशील बनाता है। प्रिवेंट्स पैथोजेनिक इन्फेक्शंस, मतलब पैथोजेनिक मतलब हमारे बॉडी में जो रोग उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको वो स्टॉप करते हैं, मतलब उनको हेल्प देते हैं, मतलब हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड, द लेंथ ऑफ डिडोमिन इज एक्सैक्टली 20 फिगर्स विथ, मतलब हमारे डाइजेस्टिव के पास जो छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी लंबाई 12 उंगलियों की पौड़ाई के बराबर होती है। द टोटल लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज अबाउट 7 मीटर्स, हमारे इंटेस्टाइन की कुल लंबाई जो होती है वो अप्रोक्सीमेट 7 मीटर्स जितनी होती है। द अपेंडिक्स में सर्व एन इम्पोर्टेंट पर्पस एज अ रिजर्वियर फॉर बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया, मतलब हमारे बॉडी में जो हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं जो अपेंडिक्स को हेल्प करते हैं, मतलब उसको पूरा बेनिफिट उनसे मिलता है। ओके श्रुति मैम, अच्छा कि आपने ये फैक्ट्स बताए। ये फैक्ट्स वाला पेज रहने दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में लोगों को समझा देता हूँ कि समझ में आना चाहिए। बेसिकली जो पहला पॉइंट है ये कहलाता है कि हमारे पीएच वैल्यू जो है वो बेसिकली इंडिकेट करता है कि जो हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट कितना है, वो एसिड का प्रोडक्शन कितना है। जैसे हम लोग बार बार लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं ना कि मुझे एसिडिटी हो गई है, एसिड ज्यादा बन रहा है। तो एक्चुअली जो स्टमक है वो एसिडिक ही होता है। अब जैसे आप देखेंगे आपके स्किन का पीएच वैल्यू कितना है, बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग पीएच वैल्यू होता है। तो आप वो देख रहे हैं कि 7 तक होता है। जब हम पानी की बात करते हैं कि हमें पानी कितना पीएच वैल्यू का पीना चाहिए, तो वो 7, वो एसिडिक पानी हमें नहीं पीना है। वो 7 या 7.5 पीएच वैल्यू का। लेकिन जो स्टमक होता है, स्टमक का पीएच वैल्यू 1.5 टू 2.0। ये दर्शाता है कि जो हमारा स्टमक है उसका एनवायरनमेंट एसिडिक ही होता है। क्योंकि अगर ये एसिडिक नहीं होगा तो जो बहुत सारा हम जो खाना खाते हैं उसको पचाने में और उससे बहुत सारे एंजाइम्स को निकालने में, जो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, वो नहीं कर पाएगा। तो जब लोगों को एसिडिटी बढ़ने लगती है तो लोग समझते हैं कि एसिड ज्यादा बन रहा है। बेसिकली कई बार ऐसा केस नहीं होता कि एसिड ज्यादा बनता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से या तो खाना खाने के टाइम पे नहीं प्रोड्यूस हो रहा, मतलब खाना आया उस टाइम पे नहीं एसिड यूटिलाइज हो रहा है, या तो बहुत पहले प्रोड्यूस हो रहा है या लेट से प्रोड्यूस हो रहा है, और वो एसिड अंडर यूटिलाइज रहता है, यूटिलाइज नहीं होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको लगता है कि एसिड का मात्रा ज्यादा है, और लोग उससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो एंटासिड्स होते हैं, एंटी एसिड्स, वो लेना शुरू कर देते हैं। जैसे रेंटैक, रेनिटिनिन या बहुत तरह के टैबलेट्स। आपको जब भी कोई डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन में लिखता है
तो सालों से एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस चल रही है कि एक एंटासिड लिखना ही है। आपने एंटीबायोटिक लिखा, पेन किलर लिखा, कुछ भी लिखा, एक एंटासिड लिखना है, सुबह खाली पेट एक गोली ले लो। वो इसलिए जो बेसिकली आपके शरीर में जो एसिड अनयूटिलाइज बच रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन वो न्यूट्रल ऐसा तो है नहीं कि उसी टाइम में न्यूट्रलाइज करके उस दवाई की वैल्यू खत्म हो गई। वो आपके जो पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करके पेट के पीएच वैल्यू को बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से खाने का डाइजेशन और खाने में से एंजाइम्स या जो न्यूट्रिशन कह सकते हैं आप, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट होता है। इसीलिए हमेशा पेट की सेहत को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अपने खाने के पैटर्न को, खाने की क्वांटिटी को, खाने की क्वालिटी को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि एसिडिटी हो रही है तो एंटासिड पे डिपेंड करना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, हमारे बॉडी में गैस्ट्रिक जूसेस 3-4 लीटर प्रोड्यूस होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस हमारे मुंह में भी जो लार निकलता है, गोलगप्पे की याद आती है, जो मुंह में पानी आने लगता है ना, वो पानी नहीं है, वो गैस्ट्रिक जूसेस है। गैस्ट्रिक जूसेस हमारे पेट में भी, स्टमक में बनता है। गैस्ट्रिक जूसेस हमारे लिवर में बनता है। गैस्ट्रिक जूसेस हमारे पेनक्रियाज में प्रोड्यूस, तो बहुत सारे ऑर्गन है, गॉल ब्लैडर है जो गैस्ट्रिक जूसेस के लिए जिम्मेदार है। तो ये सब मिला करके 3 से 4 लीटर गैस्ट्रिक जूसेस हमारे शरीर में बनते हैं हर दिन। अब अगर ये ज्यादा बनने लगे तो भी समस्या है, अगर ये कम बनने लगे तो भी समस्या है, क्योंकि इनका काम है खाने को डाइजेस्ट भी करना। और इसके अलावा ये जो पैथोजेनिक इन्फेक्शन होता है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, पेट का जो इन्फेक्शन होता है, ये उसको भी रोकता है, उस बैक्टीरिया को भी किल करता है। और ये जो स्टमक का प्रोटीन है उसको भी एक्टिवेट करता है। यानी आपका ना तो खाना ठीक से पचेगा, ना उसमें से आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू शरीर में एब्जॉर्ब होगी। और आपके पेट में अगर खाने पीने के साथ तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन तो जाना ही है, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया तो जाना है। कई बार जा सकता है, पानी में जा सकता है, फूड में जा सकता है, या ऐसे भी जा सकता है, सांस के थ्रू भी जाकर के वो पेट में जा, तो वो सारी चीजों को किल करने का काम ये नहीं कर पाएगा। तो फिर आपको जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है कई बार, क्योंकि वो बैक्टीरिया इतना ज्यादा जाता है कि आपके शरीर में जो गैस्ट्रिक जूसेस है, जब हम सड़ा हुआ खाना खाते हैं उसमें बैक्टीरिया ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो जब बैक्टीरिया ज्यादा होगा तो अगर ये जो गैस्ट्रिक जूसेस जो उसको जो एसिड होता है बेसिकली, जो उसको मारने का काम करता है, वो अगर सफिशियंट नहीं है तो बैक्टीरिया पावरफुल हो जाएगा। मतलब दुश्मन की फौज ताकतवर हो गई, आपकी फौज कम पड़ गई, तो आपको फिर फूड पॉइजनिंग हो जाती है। जो लेंथ, जो डिओडेनम का लेंथ होता है वो 12 उंगली के बराबर होता है, और जो टोटल इंटेस्टाइन का लेंथ है, जो हमारी आंत है ना, बड़ी आंत और छोटी आंत मिला के, वो 7 मीटर होती है। उसके अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है पाचन से रिलेटेड। जो फाइनल स्टेज का पाचन, उसके बाद न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन का जो बचा हुआ खाना है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट वाटर है, उसका बाहर निकालने का काम बड़ी आंत में, कोलोन में, जो डिसेंडिंग कोलोन है उसके थ्रू वो रेक्टम तक लेके जाना, ये सारा कुछ हमारी आंत में होता है। और हमारी आंत में भी बैक्टीरिया होते हैं। The appendix may serve an important purpose as a reservoir for bacterial gut bacteria, beneficial gut bacteria। मतलब जो गट हमारी जो आते हैं उसमें जो गुड बैक्टीरिया होता है, जो हमारे खाने को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, और उसमें से फिर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू एब्जॉर्ब करने में सहूलियत होती है, वो क्या होता है, वो बैक्टीरिया ज्यादा संख्या में जो इंटेस्टाइन का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा रहता है लटका हुआ सा, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स, उसमें जमा रहता है, वो रिजर्वॉयर रहता है। जैसे रहता है ना कि सारी की सारी आर्मी तो इंडिया ने बॉर्डर पे नहीं लगा रखी है ना, वो दिल्ली में भी है, नागपुर में भी जब लड़ाई होती है तो हर जगह से भेजा जाता है। तो वैसे ही जब आपके पेट में बैड बैक्टीरिया आता है तो ये रिजर्वॉयर से गुड बैक्टीरिया भेजा जाता है, जाके लड़ो मारो। लेकिन अगर वो बैक्टीरिया को खाना ना मिले तो क्या होगा, वो जो रिजर्वॉयर में जो बैक्टीरिया है वो मरना शुरू हो जाएगा, वो वहीं पे मर के सड़ना शुरू हो जाएगा। तो जब वो वहां पे ही मर के सड़ना शुरू हो जाएगा तो दो चीजें होंगी, एक तो बैड बैक्टीरिया को मारने के लिए आपके पास रिजर्व फोर्स नहीं है, तो कभी भी थोड़ा सा भी बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, जो स्टेल फूड या कुछ भी खाया आपने, तो आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरा, जब वो रिजर्वॉयर में जो खाना जा रहा है वो सड़ रहा है और वो बैक्टीरिया को मार रहा है, उसको सही खाना नहीं मिल पा रहा है गुड बैक्टीरिया को, गट बैक्टीरिया को, तो वो भी वहीं पे सड़ना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से आपके अपेंडिक्स में सड़न होगी और आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, अपेंडिक्स में सूजन शुरू हो जाएगी, अपेंडिक्स में पेन शुरू हो जाएगा। अगर आपने इसको तुरंत टेक केयर नहीं किया तो अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन कराओ।
अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराओ। इसलिए जैसे ही आपको इस तरह की फीलिंग आए, आप उसको ट्रीटमेंट करना शुरू कर सकते हो। और हमारे पास तो इन चीज गुड बैक्टीरिया के प्रिजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा एफओएस पाउडर भी है। खैर आगे जब श्रुति मैम आपको और बताएंगे तो आपको और भी क्लियर करेंगे। और उसके बाद मुझे जहां पे लगेगा कि उसको थोड़ा सा और सरल भाषा में समझाने की जरूरत है, आई एक्सप्लेन टू। सर ये वैल्यू पोस्टर में डाइजेस्टिव पीएच वैल्यू दिखाता हुआ हमारा स्टमक में 2 और इंटेस्टाइन में 7। अब यहाँ पे भी देखिए कि जो रेड में दिखा, थोड़ा सा नीचे, जो रेड और येलो जो कलर जैसे, मतलब जितना एसिडिक है उतना रेड है, और जितना ये बेसिक या अम्लीय से क्षारीय होता जा रहा है उतना वो ग्रीन होता गया। जो स्टमक में है, स्टमक में सबसे ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है बॉडी में, तो वहां पे पीएच वैल्यू को देखिए 2 की कैटेगरी में रखा हुआ है। लेकिन जब वही खाना पचते 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 इंटेस्टाइन तक पहुंचता है तो इंटेस्टाइन का पीएच वैल्यू 7 होना चाहिए। लेकिन अगर एसिड स्टमक में यूटिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, वो ट्रेवल करेगा इंटेस्टाइन तक, और फिर आपको एसिडिटी शुरू हो गई। यहाँ पे अगर एसिड आया तो यहाँ पे एसिड क्या करेगा, यहाँ पे एसिड आपके गुड बैक्टीरिया को मारना शुरू कर देगा। क्योंकि वो जो गुड बैक्टीरिया है वो तो 6, 7, 8 के एनवायरमेंट में रहने के लिए बना हुआ है, उसके हिसाब से कंडीशनड है वो। लेकिन उसको जो एसिड ज्यादा मिल रहा है, उसको पीएच वैल्यू 2 का मिल रहा है, तो वो वहां पे डेड होना शुरू हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि इंटेस्टाइन तक बहुत ज्यादा एसिड्स ना पहुंचे, इंटेस्टाइन का पीएच वैल्यू इस पे मेंटेन रहे। इसीलिए, लेकिन इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाने के टाइम में बहुत ज्यादा अगर आप पानी पीते हैं तो यहाँ के स्टमक, खाना पानी पीने का सबसे पहले तो स्टमक में जाता है, तो वो स्टमक के पीएच बैलेंस को गड़बड़ कर देता है, तो वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है। बहुत टाइम तक अगर पानी नहीं पीते हैं तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज, या फिर आपके बाइल प्रोडक्शन में गड़बड़ है, पित्त की प्रॉब्लम है, तो फिर वो जो एसिड है वो यहाँ तक पहुंचने लगता है, तो आपको इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। Acid as and alkaline ash foods. It has been hypothesized that food that are metabolized to acids may cause calcium to be leached from bone in order to buffer the acids. मतलब हमारे खुराक में जो भी एसिड होता है उसको पचाने के लिए उसमें से हड्डियों में जो कैल्शियम बनता है वो हड्डियों तक पहुंचता है। ओके, इस पेज को हम समझेंगे एसिड एस एंड अल्कलाइन एस फूड, मतलब अम्लीय खाना और क्षारीय खाना, किस खाने से हमें अम्लीय तत्व मिलते हैं, हमारी बॉडी का जो पीएच वैल्यू है वो कम हो जाता है, पीएच स्केल कम पे जाता है, और कौन सी चीजें ऐसी है जिसमें अल्कलाइन वैल्यू ज्यादा, क्षारीय वैल्यू ज्यादा है। इसको बैलेंस करना जरूरी है। अब देखेंगे कि अगर जो खाना एसिड से मेटाबोलाइज होता है, मतलब उसको तोड़ने के लिए, पचाने के लिए, अब्जॉर्प्शन के लिए एसिड जरूरी है, वो जैसे एनिमल प्रोटीन और ग्रेन्स, जो आपको नॉनवेज से प्रोटीन मिलता है वो, और फूड ग्रेन्स जैसे चावल, गेहूं, दाल, अगर आप उनके लिए आपके शरीर में अगर आपको एसिड नहीं है ज्यादा, तो वो क्या करते हैं कि बोन से कैल्शियम को लेना शुरू कर देते हैं। आप देखते होंगे, तो फिर अगर एसिड बढ़ता है, अगर आप एसिड ज्यादा लेना शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा कि यूरिक एसिड बढ़ता है और बोन, हड्डियों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसकी वजह से गठिया जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बोन को बोन हेड्स को डैमेज करने का भी शुरुआत कर सकता है, क्योंकि वो कैल्शियम को वहां से लेता है ताकि इसके मेटाबॉलिज्म को सही कर सके। इन कंट्रास्ट, इसके उलट, फूड दैट आर मेटाबोलाइज टू अल्कली, जो क्षार से मेटाबोलाइज होते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं, ये एसिड एस फूड को बफर कर सकते हैं, यानी उसको संतुलित कर सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी हड्डियों से कैल्शियम का कम होना, कैल्शियम को निकलना, कैल्शियम हड्डियों का कमजोर होना रोक सकते हैं। तो अगर आप एसिडिक फूड ज्यादा खाते हैं, जैसे एसिडिक ड्रिंक्स लेते हैं, चाहे वो कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक हो, वाइन हो, शराब हो, मीट हो, ये सब सारी चीजें देख रहे हैं जिसमें एसिड ज्यादा है, अगर आप वो ज्यादा लेते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको एंटासिड खाने की जरूरत नहीं है। आप ये हरी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स, बनाना, पत्तेदार सब्जियां, ये सब चीजें अगर, फ्रूट्स अगर खाना शुरू कर देंगे तो वो अपने आप बैलेंस होने लगे।
सेकेंड पॉइंट, द गट्स योर सेकेंड ब्रेन, मतलब हमारा जो आते होती है वो हमारा दूसरे दिमाग के जैसा काम करता है। गट ब्रेन एक्सिस इज द टर्म फॉर द कम्युनिकेशंस नेटवर्क दैट कनेक्ट्स योर गट एंड ब्रेन। हमारे आते और मगज की जो बीच की लाइन होती है वो हमारे कॉम्बिनेशन एक नेटवर्क है, जैसे हमारे आंतों और मगज को जोड़े रखती है। There are approximately 100 billion neurons in the human brain. हमारे एक मानव शरीर में लगभग 100 बिलियन जितनी न्यूरॉन्स होती है। Interestingly, your gut contains 500 million neurons which are connected to your brain through nerves in your nervous system. मतलब हमारे जो नर्वस सिस्टम में जो होती है वो हमारे आंतों में 500 मिलियन चेताकोष होते हैं, न्यूरो सिस्टम होती है जो हमारे ब्रेन के साथ सीधे कनेक्टेड होती है। योर गट वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब हमारे आते एक इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। 70% ऑफ WBC इज लिविंग इन योर गट, मतलब हमारे आंतों में 70% श्वेत कण हमारी आंतों में होते हैं। The gut has trillions of bacteria, microbes that are friendly to humans and at the same time act as the body's first line of defense against brain disease such as Alzheimer's, severe depressions, dementia and स्किज़ोफ्रेनिया। मतलब हमारे आंतों में जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो हमारे बॉडी के हिसाब से बनाए हुए हैं, जो हमारे ब्रेन के बीमारी जैसे अल्जाइमर, सर्वर डिप्रेशन जैसी मतलब मेंटल डिसऑर्डर, सारी बीमारियों को फर्स्ट बॉर्डर पे रखते, मतलब उनसे हमें बचाता है। ऐसे हमारी आंतों में सारे बैक्टीरियाज वो होते हैं, गुड बैक्टीरियाज, जिनको पूर्ण पोषण मिलना चाहिए। ओके, ये बहुत अच्छी बात बताई श्रुति मैम ने। और अगर आप इसको समझेंगे तो आप देखेंगे कि हम डे टू डे लाइफ में हम भी और कई प्रैक्टिशनर्स भी गलतियां करते हैं। जैसे एक गलती इस स्लाइड को बनाने वाले ने भी की है, और महान है हमारी कंपनी में कुछ स्लाइड बनाने वाले भी, पता नहीं प्रूफ रीडिंग होती है कि नहीं, होनी चाहिए। सर्वियर डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सीवियर है, बीच में एक आर घुसेर दिया है, दैट इज जस्ट अ टाइपोग्राफिकल एरर, और जिसके ऊपर इसको चेक करने की जिम्मेदारी थी उन्होंने भी मिस कर दिया। खैर, तो उसको आप सीवियर डिप्रेशन रखें, सर्वियर डिप्रेशन जैसी कोई चीज होती नहीं है। दूसरा, आपको जो भी जानकारी यहाँ पे दी गई है इन स्लाइड्स में, दे आर बैक, जो आपको नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, दे आर बैक बाय द रिसर्च एंड कोर्स बुक्स, मेडिकल की कोर्स बुक्स से जहां से इसको लिया गया है। तो ये किसी के अंदाजे पे बेस्ड फैक्ट्स नहीं है, दे आर प्रूवन इन रिसर्च। वो मेडिकल की पढ़ाई में अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो नीचे दिया गया, आप उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, कुछ चीजें आपको खरीदनी पड़ेगी, पेड होती है, फ्री नहीं होते ये सब। तो गट ब्रेन एक्सेस इज टर्म फॉर द कम्युनिकेशन नेटवर्क। जैसे हमारा पेट जो फंक्शन करता है ना, वो भी ब्रेन के कमांड में फंक्शन करता है, और ब्रेन से वो कनेक्टेड होता है। और एक टाइमिंग हो जाती है, जैसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपको पता होता है कि मेरा बच्चा कितने बजे उठेगा, उसको कितने बजे नाश्ता देना है, उसकी स्कूल बस कितने बजे आती है तो उसका टिफिन कितने बजे तक तैयार हो जाना चाहिए। उसके बाद मेरे घर के बाहर कूड़ा लेने वाला कितने बजे आता है, मेरा दूध वाला कितने बजे आता है। सो कुछ दिनों के बाद ये चीजें एक तरह से स्ट्रीमलाइन में आ जाती है। अब संजोग से ऐसा हो कि आपके घर में जो दूध देने वाला आता है, जो सुबह 5 बजे आता था, वो अचानक से 6 बजे आने लगे, 7 बजे आने लगे। आप रोज सुबह 5 बजे उठते थे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन आप 5 बजे उठेंगे। लेकिन अगर वो कंटिन्यू करता है 7 बजे आना, तो आप क्या करना शुरू करेंगे, 7 बजे उठना शुरू करेंगे दूध लेने के लिए। नो वन हैज टू टेल यू अबाउट दिस। तो जो ये ब्रेन और पेट का जो कनेक्शन है ना, वो भी ऐसे ही काम करता है। वो सिग्नलिंग तो होती ही है, सिग्नलिंग के अलावा एक हैबिट भी बनती है कि वो सिग्नल कब एक्टिवेट होगा। तो उसको, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। आप सुबह कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उस ब्रेकफास्ट में आप जनरली क्या लेते हैं, उन चीजों के हिसाब से। इवन जब आप कुछ खाने के लिए सोचते हैं ना, कुछ खाने के लिए सोचते हैं, तो उसी में जो चटपटी मसालेदार चीजों को खाने के बारे में सोचेंगे ना अगर,
तो आपके मुंह में लार ज्यादा बनता है, होता है या नहीं होता है? क्यों होता होता है। है ऐसा? आपके ब्रेन को सेंस मिलता है कि ये ऐसी चीज खाने वाला है, ऐसी चीज खाने वाला है, तो मतलब वो एसिडिक है नेचर में, तो हमें ये एंजाइम्स चाहिए ज्यादा मात्रा में, वो पहले से बनाना शुरू कर देता है, प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। वैसे जब हमें भूख लगती है तो पता चलता है, कैसे पता चलता है? बहुत टाइम बीत जाता है, जब खाने का टाइम हमारा बीत जाता है, उसके बाद अगर आपको 2 बजे लंच करने की आदत है, अगर आपको 4, साढ़े 4, 5 बजे लंच दिया जाए, तो आप उतना नहीं खा पाते जितना आप नॉर्मली लंच में खाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? लोग कहते हैं भूख मर गई, क्यों भूख मर जाती है? तो दीज आर सिग्नल्स। तो वो जो नेटवर्क है, दैट इज कॉल्ड, जो वो जो सिग्नल पहुंचाता है शरीर के अलग अलग हिस्सों को ब्रेन से, और अलग अलग हिस्सों से ब्रेन को, दैट इज कॉल्ड गट ब्रेन एक्सिस। हमारे ब्रेन में 100 बिलियन के करीब न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जो फ्लो करते हैं, सिग्नल कैरी करते हैं, न्यूरॉन्स हैं ह्यूमन ब्रेन में। लेकिन हमारे गट में 500 मिलियन न्यूरॉन्स। गट मतलब हमारा इंटेस्टाइन का जो पूरा सिस्टम है, उसमें 500 मिलियन, यानी ब्रेन से भी ज्यादा, 5 गुना ज्यादा न्यूरॉन्स है। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसको पूरी तरह से प्रूव नहीं किया जा सकता, बिकॉज ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स, और सॉरी, ब्रेन से ज्यादा नहीं, 500 मिलियन है, लेकिन 100 बिलियन ही है, ये इससे भी ज्यादा हो सकता है। ब्रेन में ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे भी 500, हमारे गट में भी 500 मिलियन न्यूरॉन्स है, तो विच आर कनेक्टेड टू योर ब्रेन, वो हमारे ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। अब ब्रेन से कनेक्ट करके वो क्या पर्पस सर्व करते हैं, उसको क्यों कनेक्शन चाहिए गट को ब्रेन से कनेक्ट करके? क्योंकि हमारा जो गट है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, वो अपने हिसाब से काम करता है। देन व्हाई इट इज कनेक्टेड टू द ब्रेन? जरूर, जब वो कोई इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, तो उसको कोई बॉस क्यों चाहिए कंट्रोल करने के? ये समझना जरूरी है कि हमारा जो 70% व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो हमारे गट में होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्यों चाहिए? व्हाइट ब्लड सेल आर डिफेंस फोर्सेस फॉर द बॉडी। वो जो बाहर से दुश्मन अटैक करता है, यानी जो भी पहचान में आने वाला सेल नहीं है, जिसके पास आई कार्ड नहीं होता, उसको गोली मार देता है। मतलब फॉरेन बॉडी, जो बॉडी का हिस्सा नहीं है, व्हाइट ब्लड सेल को पता होता है कि बॉडी में कितने तरह के सेल हैं। जब कोई फॉरेन एलिमेंट, जो बैक्टीरिया, वायरस, जो बाहर से आया है, जो बॉडी का हिस्सा नहीं है, तो वो जब पाया जाता है, तो उसको लगता है कि ये दुश्मन है, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, अब वो उसको मार देता है। और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा फॉरेन बैक्टीरिया, फॉरेन एलिमेंट, जो बाहर का बैक्टीरिया, वो खाने के थ्रू ही आता है। तो कुछ तो डाइजेशन के क्रम में जो तरह तरह के एंजाइम्स और एसिड बनते हैं, उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन वो प्रक्रिया गट में तो नहीं होगी, क्योंकि गट का पीएच वैल्यू अल्कलाइन है, तो वहां पे नहीं होगा। तो वहां पे ये वही काम, चुन चुन के मारने का काम, जैसे सन्नी देओल फिल्मों में मारता है ना गुंडों को चुन चुन के, तो जो हमारा सन्नी देओल है, 70% सन्नी देओल हमारे डब्ल्यूबीसी में रहते हैं, वो चुन चुन के मारना शुरू करते हैं। लेकिन अगर ये कमजोर हो जाए, तो ये जो 300-500 मिलियन न्यूरॉन्स हैं, वो पहचान कौन कराता है? पहचानने की क्षमता तो ब्रेन के पास। तो देखा, स्कैन किया, वो जैसे रोबोट में दिखाते हैं ना फिल्मों में, साईफाई फिल्मों में, वो आंखें चमकती है उसकी, पूरी बॉडी स्कैन होती है, वो सिग्नल जाता है, ब्रेन बोलता है ना 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 नहीं, अपना बंदा नहीं है, फाइन, खत्म। तो एक तो ये काम होता है। दूसरा, द गट हैज तो ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रोब्स दैट आर फ्रेंडली टू ह्यूमन, एट द सेम टाइम एक्ट द बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट ब्रेन डिजीज। हमारे गट में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और माइक्रोब्स हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, जिनको गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं, जिनके लिए हम एफओएस पाउडर खिलाते हैं। अब वो, उनका काम तो एक तो डाइजेशन में पार्ट, हिस्सेदारी करना है, फूड को बहुत मतलब फाइनल लेवल तक तोड़ना, ब्रेक करना, और उसके बाद उसमें से न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करना। ठीक है। लेकिन वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन और उसका सप्लाई टू द ब्रेन, अगर ये चेन टूटेगी, क्योंकि वो जो गट इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, तो जो गट का बैक्टीरिया है वो भी इंडिपेंडेंट है। तो अगर वो देखेगा कि ये जो न्यूट्रिशन है, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, अगर ब्रेन से कनेक्शन नहीं होगा, तो वो बैक्टीरिया से ये तो हमें चाहिए नहीं, वो बाहर निकाल देगा। अगर जो गट का बैलेंस है वो खराब है, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरी बॉडी में और कहीं नहीं चाहिए होते हैं, वो चाहिए होता है हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए, खासतौर पे जो मेमोरी से रिलेटेड फंक्शनिंग है, मेमोरी और उसके स्टोरेज से रिलेटेड, उसके प्रोसेसिंग से रिलेटेड फंक्शनिंग है।
सूचनाओं के रिस्पॉन्स से रिलेटेड जो फंक्शनिंग है, तो उनके लिए जो सेल्स डेवलप होते हैं, उनकी हेल्थ के लिए वो न्यूट्रिशन चाहिए। तो अगर ये कनेक्शन लॉस होगा तो बॉडी में उनका एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन होगा, कम हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होता है, अल्जाइमर्स, डिप्रेशन, डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियां हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये सब बीमारियां जब लोगों को होती है तो उनके दिमाग का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, केवल दिमाग का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। लेकिन सेम टाइम एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गट हेल्थ के लिए भी होनी चाहिए, जो उस बैक्टीरिया को हेल्दी बनाए, और वो जो वहां पे 500 मिलियन न्यूरॉन्स हैं उसकी हेल्थ पे काम करे। बिकॉज ब्रेन को हेल्दी बनाने के लिए ये 500 मिलियन न्यूरॉन्स का हेल्दी होना भी जरूरी है। तभी ब्रेन को जो चाहिए वो मांगेगा तो गट से। हम ब्रेन में कोई दवाई नहीं खाते, कोई न्यूट्रिशन नहीं खाते, खाते सब कुछ हम पेट में ही है। डाइजेशन के अंतिम क्रम तक वो गट में जाएगा ही जाएगा। तो ब्रेन को भी जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो मिलेगा गट से। तो वो जो सूचना हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो सूचना के फ्लो का काम वो करना भी, वो करने के लिए भी ये 500 मिलियन न्यूरॉन्स की जरूरत है। और ये ऑलमोस्ट सिमिलर न्यूरॉन्स का काम होता है सूचनाओं का ट्रांसफर, प्रोसेसिंग, उसके ऊपर डिसीजन लेना। तो वही सारा काम जो 100 बिलियन, मतलब 500 मिलियन से कई गुना ज्यादा हुआ, जो ब्रेन में होता है, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा आपके गट में भी होता है। इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, और इसीलिए यही जरूरत है। इन तो अगर आपको कोई एक इंसान मिलता है जो डिप्रेशन में है, डिमेंशिया का पेशेंट है, अल्जाइमर्स है और सिजोफ्रेनिया है, तो आप केवल उसके ब्रेन हेल्थ की परवाह ना करें। इसीलिए ये सब चीजों में और कुछ नहीं होता। तो ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो डाउन करने के लिए स्लीपिंग पिल्स के प्रजाति के दवाइयां दे दी जाती है, और वो बंदा सुस्त मंद रहता है, ब्रेन की एक्टिविटी को ही स्लो डाउन कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको उसको ट्रीट करना है तो यू विल हैव टू फोकस ऑन द गट हेल्थ ऑल्सो। जो उनको रेगुलर मेडिकेशन, जैसे कोई ऐसा बंदा है वो साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट ले रहा है, कोर्स कर रहा है, करने दीजिए उसको, उसमें गलत नहीं है कुछ। बट टुगेदर विद दैट यू विल गिव सम सप्लीमेंट्स टू हिम लाइक ओमेगा एंड एफी प्लस। व्हाई विल यू गिव एफी प्लस? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स बढ़ेंगे, रेड ब्लड सेल्स बढ़ेंगे तो न्यूट्रिशन का कैरी और ऑक्सीजन का कैरी उसके ब्रेन को बढ़ेगा। तो न्यूट्रिशन वो लेके कहां से जाएगा अगर गट एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है न्यूट्रिशन? आपने 100 ट्रक तो चला दिए, माल तो भरना चाहिए ना कहीं से। तो उसके लिए आपको गट हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़िए मैडम। डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में जो बीमारियां होती है उसके रिगार्डिंग कुछ। Like other body systems, the digestive system is also prone to a wide variety of disease and disorder. जैसे हमारे बॉडी बहुत सारी बीमारियां होती है, वैसे डाइजेस्टिव के हिसाब से भी हमें बीमारियां होती है, क्योंकि वो हमारा एक सर हिंदी वर्ड्स तो गुजराती सब बोल रहा हूँ। हिंदी बोलना सब पड़ेगा, हिंदी सीखना पड़ेगा भाई। हिंदी हमारे मतलब पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा है। आपको पूरे देश में बिजनेस करना है, लोगों को सिखाना है। खाली गुजरात में तो, गुजरात तो आपने जीत लिया, आप लोग गुजरात तो खत्म कर दिया आप सबने। गुजरात में अब लोग कहाँ बचे हैं टीएस ज्वाइन करने के? तो बाहर ही निकलना पड़ेगा। मतलब संवेदनशील संवेदनशील है आप जितना हमारा पढ़ा सकते हो पढ़ाओ, उसके बाद बाकी मैं पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं। The severity of these conditions may vary from mild to severe। मतलब हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से, मतलब हमारे पाचन से छोटी बीमारियां शुरू होती है और वो बड़े में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो कैसे है, मतलब व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम्स हमारे मुंह से शुरू होता है और हमारे गुदा भाग से खत्म होता है। जैसे कि मतलब हमारा पहले मुंह, मुंह के बाद हमारी अन्न नली, उसके बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बिग इंटेस्टाइन, और लास्ट में एनस, मतलब गुदा मार्ग से वो निकलता है सारा आपको तो कचरा। और भी ज्यादा हिंदी आती है, शानदार। अन्न नली, मैं तो अन्न नली, आहार नली। हाँ चलिए चलिए, कंटिन्यू, अच्छा पढ़ा रहे हैं।
The tongue, salivary glands, liver, gallbladder and pancreas are the accessory organs of the digestive system. मतलब हमारे पाचन तंत्र के लिए हमारी टंग, हमारा लीवर, हमारा सेरेब्रल ग्लैंड मतलब हमारे जो मुंह में जो लाल बनती है वो पित्ताशय, और पेनक्रियास मतलब स्वादुपिंड उसको बोलते हैं, वो भी हमारे पाचन के बहुत ही बेनिफिशियल ऑर्गन्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं। ओके, ये जो हमारे बॉडी में कई तरह के सिस्टम होते हैं। हमारे बॉडी का क्या है, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। जैसे स्केलेटल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, देन डाइजेस्टिव सिस्टम भी वैसे ही है। तो एक सिस्टम जो होता है, सिस्टम इसलिए कहलाता है क्योंकि वो कई सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। तो बाकी सारे सिस्टम्स की तरह डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ही प्रोन है बीमारियों के लिए। बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है जिसमें, जिसकी सीवियरिटी कंडीशन अलग अलग हो सकती है। माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है। ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को, बीमारियों को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात अगर कोई करते हैं ना, तो नॉर्मली एक कॉमन मैन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब सीधे समझ जाता है पेट। पेट और उसमें जो चीजें हैं, ऐसा नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है एंड टर्मिनेट्स एट द एनस। एनस पे खत्म होता है। मुंह के बाद एसोफेगस आता है। एसोफेगस मतलब फूड पाइप, आहार नली। उसके बाद स्टमक आता है, पेट। ये हम पूरा जो टमी बोल देते हैं ना, उसमें एक अंदर पार्ट होता है, उसका पर्टिकुलर नाम है स्टमक। ये पूरा सारा का सारा स्ट्रक्चर स्टमक नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये सब मिला करके एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब इसके अलावा इसमें कुछ सपोर्टिंग ग्लैंड, सपोर्टिंग ऑर्गन भी है जो मेन ऑर्गन नहीं है। जैसे फिल्मों में होता है ना, एक दो मेन हीरो होते हैं, बाकी सपोर्टिंग एक्टर, जो अवार्ड भी मिलता है, बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, बेस्ट विलेन इन सपोर्टिंग रोल। तो जब विलेन भी सपोर्टिंग हो सकता है, तो ऑर्गन तो होंगे ही। तो सपोर्टिंग जो एक्टर एक्ट्रेसेस है, वो होते हैं जीभ, हमारी जीभ। उसके बाद जो सलाइवरी ग्लैंड्स, जिससे सलाइवा निकलता है, मुंह में जो लार निकलती है, लार ग्रंथियां। उसके बाद लिवर। लिवर है इतना बड़ा, लेकिन है वो सपोर्टिंग ग्लैंड। जैसे आपने देखा होगा, अगर 80s 90s की फिल्म है, तो उसमें एक हीरोइन होती थी और उसकी कोई सहेली होती थी, बड़ी मोटी ताजी। तो लिवर भी वैसे ही है वो सब, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता था। गुड्डी मारुति करके एक हुआ करती थी, वो ज्यादातर फिल्मों में रहती थी। तो लिवर है बहुत इंपॉर्टेंट, बट उसका मेन डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं। उसको स्टमक से डाइजेस्टेड फूड चाहिए। वो वहां पे प्रोसेसिंग का काम करता है। उसमें बहुत तरह के गैसों वजह से बाइल बनाता है, तो बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस ऐड करता है। तो लिवर है, गाल ब्लैडर है, पित्त की थैली। उसके बाद पेनक्रियाज है, जिसको अग्नाशय या पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरे को भी नहीं पता है। ये सब एसेसरी ऑर्गन्स है, एसेसरीज है। जैसे लोग पहनते हैं ना, एक तो कपड़े पहन लिए, मेन पैंट शर्ट। उसके बाद एसेसरीज होती है, बेल्ट पहन लिया, चश्मा पहन लिया। लेडीज की भी बहुत सारी एसेसरीज होती है। तो वैसे ही एसेसरी ग्लैंड्स, मतलब आप खाली कपड़े, जैसे एक लेडी लेडी भी है, वो खाली अगर कुर्ता और पजामा, मतलब जो सलवार कुर्ता जिसको बोलते हैं, वो भी पहन के निकल जाए तो कोई रोकेगा थोड़ी उसको। लेकिन वो बात नहीं आएगी। तो वैसे ही अगर आपके एसेसरी ग्लैंड के फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे मर ही जाएंगे। आपका खाना फिर भी पचेगा, लेकिन वो बात नहीं है। जैसे आपका अगर पेनक्रियाज ठीक से काम ना करे, तो शुगर का जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ होगा, आपका शुगर बढ़ने लगेगा, आप डायबिटिक हो जाएंगे। तो डायबिटिक बंदा भी जिंदा तो रहता ही है ना। अगर आपका जो क्या कहते हैं गल ब्लैडर ठीक से फंक्शन ना करे, तो पित्त की प्रॉब्लम होगी। फिर गैस्ट्रिक एसिडिटी, ये सब की प्रॉब्लम होने लगेगी। अब जिसको गैस्ट्रिक और एसिडिटी रहती है, भले वो दिन भर टकार मारता रहे, लेकिन जिंदा तो रहता ही है ना। तो ये सब एसेसरी जो ऑर्गन्स हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनका हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी प्रॉब्लम्स होती है, और इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। नाचने में सलवार कुर्ता को कुछ बिगड़ता नहीं है, झुमका ज्यादा टूटता है। तो वैसे ही है कि ये एसेसरी ऑर्गन्स में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको इनका भी बराबर ख्याल रखना है। आगे चलो। व्हाट कॉज डिजीज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बीमार करने के कुछ नॉर्मल रीजंस होते हैं।
The common cause of digestive disease are infections, मतलब कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस, फिर इन्फ्लेमेशन कॉज बाय ऑटोइम्यूनी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हमें बॉडी में अ, जलन जैसा होने लगता है, मतलब सूजन, इंफ्लामेशन। डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग स्पेसिफिक फूड आइटम्स ड्यू टू एंजाइमी इन्फ्लुएंसी, मतलब कुछ खाने में कुछ ऐसा मिक्स हो जाता है जिससे हमारे बॉडी का एसिड ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें हमें गैस्ट्रो हो जाता है वैसा। पुअर सर्कुलेशन ऑफ टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स में सर्कुलेशन प्रॉपर अच्छे से नहीं होता है। परफोरेटेड और रेपुटेटेड ऑर्गन्स, फिर मसल्स डिसफंक्शंस, मतलब हमारे मसल्स वीक होने, स्ट्रेस स्ट्रेस बहुत सारे होते हैं, तो वो कोई भी स्ट्रेस हो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। साइड इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन मेडिसिन सच एज एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, मतलब कुछ मेडिसिन से बहुत सारी हमें रिफ्लेक्स होती है, मतलब कुछ दवाइयों का असर हमें बॉडी में दिखता है कि हमें हेडेक जैसा लगने लगता है, कई बार जलन जैसा होने लगता है, कई बार रैसेस होने लगते हैं बॉडी के ऊपर, वैसे होता है, तो उससे भी हमारा डाइजेस्टिव इफेक्ट होता है। ओके। बाकी ऑर्गन की या सिस्टम की तरह ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बीमारियों के कुछ मुख्य कारण हैं। बाकी और अदर कारण भी हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण हैं जो प्रमुखता से होते हैं, और अदर कारण भी हैं, वो भी हम देख लेंगे। अगर आगे स्लाइड नहीं होगा तो मैं वैसे ही बता दूंगा। जो कॉमन कॉजेज है जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों को बीमारियां होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो सबसे सबसे प्रमुख है वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह से बैक्टीरिया या वायरस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंच गया, तो वो वहां पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और उसकी वजह से आपको बीमारी हो सकती है। दूसरा, इन्फ्लेमेशन, सूजन, ऑटो इम्यून हो सकता है, मतलब आपके अपने ही जो व्हाइट ब्लड से जो हेल्दी जो आपके डिफेंस सेल्स हैं, वो अगर हेल्दी सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से सूजन, या ऑक्सीडेशन की वजह से। जैसे आपने देखा होगा लोहे का ऑक्सीडेशन, मतलब उसमें जंग लग जाता है। फल और सब्जियां काट के रखते हैं, वो पीले पड़ने लगते हैं। वो ऑक्सीजन का जो इल इफेक्ट होता है, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन का। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से सूजन आ जाना। तो इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स भी खाने में होने चाहिए, क्योंकि लिवर में और बाकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, खासतौर पे लिवर में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन का असर होता है। डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग स्पेसिफिक फूड आइटम्स ड्यू टू एंजाइम, जैसे मैंने बोला ना कि 3 से 4 लीटर एंजाइम बनते हैं, और तरह तरह के एंजाइम हैं। वो आपने क्या खाना है, वो सोचते ही मुंह में उस तरह से लार बनता है। तो दिमाग को पता है कि कौन से फूड आइटम को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम बनना है। अब अगर वो एंजाइम ना बने या कम बने, तो उस पर्टिकुलर फूड आइटम को पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो तो है ही नहीं, तो पचेगा कैसे? जैसे लैक्टेज डेफिशिएंसी है, दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं पचेंगे। फिर कुछ लोगों को गेहूं से एलर्जी हो जाती है, तो वो एलर्जी नहीं है वीट से। वो गेहूं के अंदर जाकर के तलवार थोड़ी चलाता है। उसको पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है नहीं आपकी बॉडी में। किसी को किसी खाने से ये खा लेता हूं तो मेरे को गैस बन जाती है। वो गैस, वो क्या अंदर जाकर के वो गैस का सिलेंडर लेके थोड़ी गया है। बस चना खा लिया तो गैस का सिलेंडर लेकर के, चना हर चना एक कंधे पे गैस का सिलेंडर लेके जा रहा है। ऐसे नहीं होता है। वो सिर्फ है कि वो पचाने के लिए जो एंजाइम आपकी बॉडी में चाहिए, या तो वो बन नहीं रहे या कम बन रहे हैं, तो वो खाना ठीक से पचेगा नहीं। तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से बीमारियां हो सकती है। पुअर सर्कुलेशन, अब जो जो ऑर्गन है, चाहे वो कोई भी ऑर्गन हो, चाहे वो स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, कुछ भी हो, बना तो वो भी सेल्स और टिश्यूज से ही है। तो उनके सेल्स और टिश्यूज को भी तो सेहत चाहिए, उसको भी ब्लड चाहिए, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए सेल को। तो उसमें अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गन में ही अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, तो उसी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जो पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहा है, उसी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। अब इस बात को ऐसे समझिए, लोग सोचते होंगे कि उसके ऊपर एक जोक भी सुनाऊंगा, और एक मेरी बात तो वैसे ही आप लोग जोक में लेते हो। तो हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में एक अकाउंट सेक्शन होता है। वो पूरे डिपार्टमेंट को, पूरे ऑफिस को सैलरी देता है, और उसी सिस्टम से उसको भी सैलरी मिलती है। ऐसे थोड़ी है
कि अकाउंट में से अपने पैसा सीधे बैंक में, या जब बैंक का कर्मचारी है वो सीधे बैंक के खजाने में से पैसा निकाल करके अपनी सैलरी अपने जेब में थोड़ी रख लेता है, उसी एक सिस्टम के तहत ही उसकी भी सैलरी मिलती है जिससे बाकियों को मिलती है। तो वैसे ही ऐसा नहीं है कि भाई लिवर में और उसमें क्या कहते हैं हमारे स्प्लीन में खूब सारा ब्लड बन रहा है तो सीधे सीधे ले लेगा वहीं से कि मुझे इतना चाहिए। वो नहीं कर सकता ऐसा। उसके डिस्ट्रीब्यूशन का एक सर्कुलेशन सिस्टम बना हुआ है। वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही उसके टिश्यूज को भी, उसके सेल्स को भी सर्कुलेशन। तो अगर वो सर्कुलेशन पुअर है तो उससे भी बीमारियां हो सकती है। परफोरेटेड और रैप्चर्ड ऑर्गन, कोई ऑर्गन किसी वजह से डैमेज हो गया, कोई ऐसी चीज आपने खा ली, दारू खूब पी ली, या कोई ऐसी चीज जो आपके गए तो उसकी वजह से उसमें डैमेज हुआ, उसकी वजह से मसल्स डिस्फंक्शन। जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं सब मसल्स के बने हैं। अगर वो मसल्स जैसे डिसेंडिंग कोलोन है, वो केचुए की तरह ऐसे 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 मूव करता है, ठीक है। तो अगर उसकी वजह से वो जो वेस्ट मटेरियल फूड उसको निकालता है लेट्रिन से बाहर, उसमें से निकले। लेकिन अगर वो मसल्स की मूवमेंट अफेक्ट हो जाए, वो स्लो डाउन हो जाए, करे ही ना, तो फिर आप कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे। तो हर चीज में मसल्स, जैसे लिवर है वो भी मसल्स का बना हुआ है, स्टमक है वो भी मसल्स, स्टमक भी फैलता है, कंट्रैक्ट करता है, तो उसकी वजह से वो फूड को सर्कुलेट करके पचाता है। तो अगर वो मसल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो भी उससे बीमारियां होंगी। स्ट्रेस, अब स्ट्रेस से डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी का क्या कनेक्शन? तो जो हमने पढ़ा 500 मिलियन, उनको कमांड कौन देता है? प्रेम। ब्रेन। वो 500 मिलियन न्यूरॉन तो कनेक्ट तो ब्रेन से ही करते हैं ना। अब न्यूरॉन क्या है? वो तो मैसेंजर है, डाकिया है। डाकिया साइकिल पे पहुंच गया पोस्ट ऑफिस चिट्ठी लेने के लिए, पोस्ट मास्टर साहब चिंता में बैठे हुए हैं, जो ब्रेन है। तो जब उसको चिट्ठी मिलेगी नहीं या देर से मिलेगी तो वो देर से लेके आएगा सूचना। तो तब तक तो आपने पता चला खा पचा लिया, जब तक वो एंजाइम आया तो फिर बीमारियां होनी शुरू होंगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी। स्ट्रेस के केस में ये सब होता है। आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा, आप स्ट्रेस में रहेंगे, आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा या वजन घटना शुरू हो जाएगा। साइड इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन मेडिसिन, बहुत सारी दवाइयों के साइड, खासतौर पे पेन किलर्स, पेन किलर क्या, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। कहीं पे सूजन होती है तो दर्द होता है तो हम क्या एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं। बुखार आ जाती है तो इस तरह की जो चीजें, कोई कई प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन हैं, कई नॉन प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन हैं ओवर द काउंटर जो मिलती हैं। कुछ भी वो हम लेकर के खा लेते हैं, थोड़ा सा भी कहीं दर्द हुआ, एक ब्रूफेन लेकर के टपक। तो उन सब चीजों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा भी और भी चीजें हैं, जैसे लोग इंजेक्शन ले लेते हैं ड्रग्स के, सिरिंज शेयर करते हैं, सेक्सुअली कम्युनिकेट डिजीजेज है लाइक HIV वगैरह है, फिर हेपेटाइटिस है। तो उनसे भी डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, लेकिन वो कॉमन रीजंस नहीं है। वो जो उस तरह की हैबिट्स में इंडल्ज होंगे, बहुत ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से, तो वो जो उन तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं उन सबको होता है। नेक्स्ट। 6 common diseases related to digestive system: gastrointestinal reflux disease, irritable bowel symptoms, gastritis and peptic ulcers disease, inflammatory bowel disease, hemorrhoids and gallstones. सर इसको ब्रीफ में कुछ। देखिए, जो ये 6 कॉमन बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, जिसमें पहला है GERD, गर्ड, या इसको पूरा नाम GERD है, गैस्ट्रो एसोफेगल रेफ्लक्स डिजीज। एसोफेगस, फूड पाइप। तो जब स्टमक में जो बाइल और एसिड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो गड़बड़ होता है, और वो जो रिफ्लक्स है वो ऊपर की तरफ आता है, जिसकी वजह से वो हमारे फूड पाइप को इरिटेट करता है, उसमें जलन, खट्टी डकार, ऐसी चीजें महसूस होती है। दैट इज कॉल्ड GERD, यानी गर्ड। उसके बाद है नीचे इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, वो नीचे होता है, इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर डिजीज, PUD। गैस्ट्रिक की वजह से जो हमारे अल्सर होते हैं ना, जो पेट में, जो पेट में छाले पड़ जाते हैं स्टमक में, तो दैट इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जब हमारे बाउल में सूजन, गैस्ट्रिक की वजह से, एसिड के ठीक से संभाल नहीं होने की वजह से
सूजन आने लगती है, तो उसकी वजह से उसको आईबीडी बोलते हैं। वो थोड़ा और एक स्टेप आगे निकलता है, और उसकी वजह से अगर हमारा नीचे जोर पड़ रहा है लेट्रिन करने में, कॉन्स्टिपेशन है, या बहुत ज्यादा अंदर डैमेज हो गया, अल्सर्स हो गए, उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इंटरनल हेमोराइड्स। जब हमारा जो एनल एनल ओपनिंग है वहां पे कट्स आ जाते हैं, वहां पे ब्लीडिंग होने लगती है, एक्सटर्नल हेमोराइड्स, या फिर आप उसको पाइल्स कहते हैं। और उसके अलावा गैलस्टोन्स, लिवर क्या करता है, अपने पाचन प्रक्रिया के दौरान पाइल बनाता है, पित्त बनाता है, वो उसको एक पाइप के थ्रू भेजता है गैल ब्लैडर में स्टोर करने के लिए। आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे गैल ब्लैडर है। अब ये लिवर से इसके पास जाएगा, ये यहाँ पे, लेकिन अगर वो यहाँ पे उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं होने, तो इसमें जो बचा हुआ है ना, वो जम के हार्ड होकर के स्टोन जैसा बनने लगता है। और उसके बाद ये स्टोन, उस जो बाइल होता है, जब वो वापस से जा रहा है इंटेस्टाइन में पाचन के लिए, पाचन क्रिया में भाग लेने के लिए, तब वो उसके साथ पुश होकर के इस जो बाइल डक्ट है ना, सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट, उसमें आता है। लेकिन ये इतना चौड़ा नहीं होता, इसमें इतनी जगह नहीं होती कि ये स्टोन उसके थ्रू पास कर सके। तो यहाँ पे वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है, और उस ब्लॉकेज की वजह से पेन होता है, दर्द होता है। ये गॉल ब्लैडर लिवर के नीचे एकदम दबा हुआ, ये यहीं पे होता है। तो ये जो बाइल है इसके अंदर, वो जब स्टोन में फॉर्म हो जाता है, वो तब होता है जब बाइल ठीक से यूटिलाइज नहीं हो रहा है बॉडी। तो ये गॉल स्टोन ऐसे ही फॉर्म होता है। नेक्स्ट। गट माइक्रोवेव्स मतलब हमारे इंटेस्टाइन के जो सूक्ष्म बैक्टीरिया जो होते हैं, स्मॉल छोटे से, उसके बारे में। Trillions of microbes is living in the gut, including about 1000 species of good bacteria and bad bacteria. लाखों की संख्या में हमारे बैक्टीरियाज हमारे हाथों में होते हैं। उसमें से गुड बैक्टीरिया 85% जैसे होते हैं, और बैड बैक्टीरिया 15% होते हैं। वैसे 1000 जितने बैक्टीरियाज की इंक्लूडिंग होती है। Good bacteria build a complex barrier against pathogenic bacteria in the intestine, protect the intestinal wall lining, and reduce the chance of harmful pathogens entering the human body. मतलब जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे बॉडी में एक दीवार के रूप होते हैं, जो जो रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। Gut flora and the immune system regulate and interact with each other to help us healthy. A large proportion of serotonin is produced in the gut, which contributes to feelings of happiness and also helps control your body clock. सेरोटिन का जो बड़ा हिस्सा होता है वो हमारे हाथों में उत्पन्न होता है, जो हमारे हैप्पीनेस में मतलब हमारी बॉडी में अगर हमारा इंटेंशन हैप्पी होता है तो हम भी हैप्पी फीलिंग्स करते हैं, तो वैसे हमें हेल्पफुल रहता है। Gut microbes also produce a neurotransmitter called GABA, which helps control feelings of fear and anxiety. हमारे हाथों में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको गाबा नाम से न्यूरोट्रांसमीटर जैसे उत्पन्न होता है, एसिड उत्पन्न होता है, जो हमारी बॉडी में से हमारा डर और एंजाइटी जैसी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ओके। ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब बहुत छोटे वाले जीवाणु, वो हमारे गट में जिंदा रहते हैं, घर बना के रहते हैं। इसमें से हजारों तरह की प्रजातियां हैं गुड बैक्टीरिया की। एक दो प्रजाति नहीं है, कई तरह की प्रजाति है, भांति भांति के। आप उनका जो वो वीडियो है ना, वो जो माइक्रोस्कोप से लिया हुआ वीडियो देखेंगे, तो अजीब अजीब जो वो एक स्मर्फ्स और टाइप की मूवी आती है ना, वैसे वैसे टाइप के जीव दिखेंगे। जब आप उनको बड़ा कर, वैसे तो नंगी आंखों से दिख ही नहीं सकते, तो तरह तरह की प्रजाति है। उसमें से जो नॉर्मली ये जो बैलेंस है, ये ऐसे रहे तो अच्छा है। 85% गुड बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, और 15-20% 15% वो बैक्टीरिया होता है जो बाहर से खाने के साथ आता है,
खाना सर आप कितना भी ताजा खाना खाओ, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आ जाता है, ठीक है। जो गुड बैक्टीरिया होता है वो एक दीवार बनाता है, जो गट की लाइनिंग है, जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है ना, उसके बीच में और बैड बैक्टीरिया के बीच में, क्योंकि वो लाइनिंग डैमेज होगी तो वो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में घुसेगा और बॉडी में एंटर कर जाएगा और हमें बीमार कर देगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन चलता है, गुड बैक्टीरिया भी मारता है और जो बच जाते हैं उसको डब्ल्यूबीसी मारते हैं। तो ये दोनों मिलके हमारे लाइन ऑफ डिफेंस को स्ट्रांग करते हैं और इससे हमें बीमार होने से बचाते हैं। गट फ्लोरा एंड इम्यून सिस्टम रेगुलेट एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर टू हेल्प अस स्टे हेल्दी। वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते रहते हैं। ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सेरोटोनिन, ये सेरोटोनिन जो है एक तरह का हार्मोन है, एक एसिड है। ये क्या करता है, ये जो हमारा जो ब्रेन है ना, उससे स्टमक तक कम्युनिकेशन का काम करता है। और जो हैप्पी, जिसको हैप्पी मूड हार्मोन या हैप्पी हार्मोन बोल सकते हो आपको, ये उस तरह की फीलिंग्स के लिए जरूरी है। तो अगर इसका प्रोडक्शन अफेक्ट हुआ तो आप खुश होना छोड़ देंगे। जब आप खुश होना छोड़ देंगे तो आप क्या करेंगे, आप डिप्रेशन में रहेंगे। आप जाएंगे किसके पास, साइकेट्रिस्ट के पास। समस्या आपको कहां है, स्टमक में। वैसे ही एक और केमिकल है, एक और एसिड है जिसको गाबा बोला जाता है। वो आपके फीलिंग, जो फियर की फीलिंग होती है, डर, एंजाइटी, घबराहट, ये सारी चीजों को कंट्रोल करती है और वो सिग्नलिंग ब्रेन को देने का काम करती है। अब अगर इसका बैलेंस खराब हुआ, ये अगर कम प्रोड्यूस होने लगा या ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा, तो आपकी फियर बढ़ेगी, आप घबरा जाएंगे किसी भी बात पे, एंजाइटी बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा। तो आप फिर कहां जाएंगे। तो जब सेरोटोनिन का प्रोडक्शन खुश होता है तो केवल डिप्रेशन ही नहीं होता। खुश का मतलब उदास, खुश का उल्टा उदास ही नहीं होता। खुश का एक और उल्टा होता है, वो क्या होता है, कौन बताए। एंटोनिम्स हम पढ़ते हैं ना बचपन में, तो खुशी का एंटोनिम तो जो तुरंत दिमाग में आता है वो है कम। उदासी, दुख। लेकिन खुशी का एक और एंटोनिम है, वो क्या होता है, गुस्सा, एंगर। मोगेम्बो खुश हुआ तो मोगेम्बो गुस्सा भी हुआ। तो जो गुस्सा है वो भी डिपेंड करता है आपके इस सेरोटोनिन के प्रोडक्शन पे, उसके बैलेंस पे। तो उसमें से कुछ चीजें हैं, जब आप लिवर को चेक करेंगे, जब आप पेनक्रियाज को चेक करेंगे और जब आप इंटेस्टाइन को चेक करेंगे, उसके साथ साथ जो एंजाइटी वाला पॉइंट, ये अगर सारी चीजें कॉम्बिनेशन में आती है, तो एक्यू लाइफ से जब आप चेक करते हैं और ये सारे चारों चीजें कॉम्बिनेशन में आ रही है, तो पता चलता है कि इस बंदे को गुस्सा बहुत आता होगा। इसलिए जब मैं चेक करते वक्त लोगों से पूछता हूं आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो अगल बगल में जो टीएस के डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं वो सब ऐसे झांकेंगे, इसका पॉइंट, गुस्से का पॉइंट कहाँ पे, गुस्से का पॉइंट नहीं है कहीं पे। ये आप जब चेक करते करते आपको ये चीज, वो एक्सपर्टाइज के ऊपर है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, डिप्रेशन कहाँ से पता चलना है, गुस्से पे कहाँ से पता चलना है, इसको याददाश्त की समस्या, वैसा मेमोरी की काका कोई पॉइंट तो नहीं है कि लाइफ में हाथों में, बट इसको याददाश्त की प्रॉब्लम होगी वो आप पता कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा हमारे शरीर में एंजाइम्स का और हार्मोन्स का खेल है। चलिए चलिए आगे चलिए। आगे भी है कुछ। Gut microbes produce short chain fatty acids propionate by digesting fiber. Soft chain fatty acids affect brain functions in a number of ways, such as reducing appetite. हमारे आंतों में उनके फाइबर्स का भी एक रोल होता है, जो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होके बॉडी में इफेक्ट करता है, जैसे कि हमें भूख लगना बंद हो जाता है वैसा है। Another soft chain fatty acids, butyrate, and the microbes that produce it are also important for forming the barrier between the brain and the blood, which is called the blood brain barrier. कुछ और
कुछ और भी ऐसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं और ब्यूटेरेट होते हैं जो हमारी बॉडी इंटेस्टाइन में छोटे छोटे बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं जो हमारे ब्लड के साथ मिक्स होते हैं और उसको बोलते हैं ब्लड ब्लड ब्रेन बैरियर. Lipopolysaccharide is an inflammatory toxin made by certain bacteria. It can cause inflammation if too much of it passes from the gut into the blood. लिपोपॉलीसेचराइड वो एक बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी में होते हैं और जो हमारे आंतों में ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है तो वो जलन जैसा फील कराता है. ओके अब जो हमारे गट में माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स मींस जो हमारे गुड बैक्टीरिया है, वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स एससीएफए प्रोड्यूस करते हैं. प्रोपियोनेट ये एक तरह का एसिड है, फाइबर को डाइजेस्ट करके. फाइबर तो डाइजेस्ट होता ही नहीं. फाइबर इज ए नॉन डाइजेस्टेबल नॉन एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस. लेकिन एससीएफए बनता कैसे है? देखिए जो ये माइक्रोब्स है ना, जब जब भी कोई ऐसी चीज जो पार्शियली या नॉन डाइजेस्टेबल है, लाइक फाइबर या एफओएस पाउडर, जब उसका फर्मेंट या तो एससीएफए बनाने के लिए फर्मेंटेशन करना पड़ेगा. खाना जो है फर्मेंटेशन जब उसका होता है, फर्मेंटेशन एक तरह से सड़ाने की प्रक्रिया, किण्वनीकरण हिंदी में उसको बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या होता है किण्वनीकरण का, वो अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो सड़ाने की प्रक्रिया है. जैसे चावल को सड़ा के, भात को सड़ा करके, अंगूर को सड़ा करके शराब बनाई जाती है, तो शराब भी एसिडिक होता है, उसमें भी शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं. तो वैसे ही तो जैसे हम एफओएस पाउडर खाने की सलाह क्यों देते हैं? क्योंकि वो भी पार्शियली डाइजेस्टेबल है. फाइबर क्या है? नॉन डाइजेस्टेबल है, जो हमारा हाई फाइबर है. तो ये सब चीजें जब हम लेते हैं तो जो वो शॉर्ट चेन फाइबर एसिड्स जो है वो क्या करते, वो बनता है, वो बनाने का काम है किसका? एफओएस का काम नहीं है. वो काम है उस माइक्रोब का, उस गुड बैक्टीरिया. लेकिन गुड बैक्टीरिया कितना एससीएफए बना पाएगा, वो डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रांग है. वो उतना स्ट्रांग होगा जितना उसको फूड मिलेगा. अगर गुड बैक्टीरिया ह्यूमन फूड खाने लगे तो क्या हो? फिर हम जो खा रहे हैं कि हमारे शरीर को लगे, वो सारा वो खा जाएगा और खुद मजबूत बन जाएगा. तो हमारे शरीर को तो कुछ नहीं लगेगा. तो इसीलिए ये कुदरत जो है ना, ये भगवान ने जो ये मैकेनिज्म बनाया है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही आश्चर्यजनक है. तो हमारे पेट में जो गुड बैक्टीरिया होता है ना, वो हमारा खाना नहीं खाता, उसको वो खाना नहीं चाहिए. वो खाता है फ्रुक्टो ओलिगोसैकराइड, एफओएस. फूलों का जो वो पानी जैसा, दूध जैसा होता है ना, उन सब चीजों से, ये एक तरह का शुगर है. वो खाता है. जब हम उसको वो देते हैं तो वो जो हमारा खाना डाइजेस्ट वाइजेस्ट होने के बाद जो गट में आया है, उसको वो फर्मेंट अच्छी तरीके से करता है, जिसकी वजह से अच्छे क्वांटिटी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं. उसके अलावा एक और भी शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, ब्यूटाइरेट. ये भी, और ये सारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का काम क्या है? एक बैरियर बनाना. एक बैरियर बनाना, वो ब्लड के स्ट्रीम के साथ मिक्स होते हैं. वो जब वो ब्रेन में जाते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर का, जब उसको, उस बैरियर की वजह से हमारे शरीर पे जो इन्फेक्शंस का असर, उसको रोकने का काम करते हैं. उसके अलावा जो एलपीएस है, एक इन्फ्लेमेटरी टॉक्सिन है. ये कुछ बैक्टीरिया जो हमारे पेट में जाते हैं वो बनाते हैं. ये हमारे आंतों में सूजन, हमारे शरीर में सूजन पैदा कर सकते हैं अगर ये ब्लड में ज्यादा हो जाए. तो इस टॉक्सिन्स को भी निकालने का, फिल्टर आउट करने का काम भी ये एससीएफए ब्यूटाइरेट खासतौर पे ये करता है. चलिए चलिए. न्यूट्रिशंस जो हमारे आंतों के लिए जो जरूरी न्यूट्रिशंस है उसके लिए बात करनी है और कैसे हमारे टियान्स के पास क्या प्रोडक्ट्स है कि जो हमारे वो न्यूट्रिशंस हमें कंप्लीट कर सकता है. तो पहले तो एक तरफ है जो हमारे आंतों के लिए बेनिफिशियल न्यूट्रिशंस जो चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है. प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, हाई फाइबर्स, विटामिन ए, D3,
विटामिन सी प्लस क्वालिटी प्रोटीन, मैग्नीशियम, जिंक, पॉलीफिनॉल, ओमेगा 3, ब्रोमेलिन, क्यूरासिटिन, एलिसिन एंड लिकोपिन। ये सारी चीजें हमारे आंतों के लिए जरूरी होती है, जो हमारे आंतों के बैलेंस के लिए बहुत ही मजबूत बनाती है। और ये सारी चीजें हम कैसे हमें मिले, तो उसके लिए हमारे पास टियान्स के पास हमारे पास प्रोडक्ट्स है। एफओएस जो प्रीबायोटिक्स है, दूसरा हाई फाइबर्स, थर्ड टी पॉली। हमारे टी पॉली में जो ग्रीन टी होता है उससे भी 30% ज्यादा ग्रीन तो टी के एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ओमेगा 3, जिंक, चिटोसन, मल्टीविटामिन। हमारी जो टियान्स की मल्टीविटामिन है उसमें 11 विटामिन और 7 मिनरल्स है। ऐसे एंटीऑक्सीडेशन एंड एंटी इंफ्लेमेशन प्रोडक्ट्स हमारे टियान्स के पास है, जो हमारे गट्स को हेल्दी बना सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी टेल यू। हाँ, कि ये तो न्यूट्रिशन क्या क्या चाहिए हमारे गट को हेल्दी रखने के लिए। प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, हाई फाइबर, विटामिन ए, D3, विटामिन सी, क्वालिटी प्रोटीन, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी, ये चाहिए हमारे गट को हेल्दी रखने के लिए। नो, राइट साइड में टीएन्स के प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। जैसे वैसे तो प्रोटीन भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, तो वो सारा कुछ है, तो वो कुछ प्रोडक्ट्स तो उसी के नाम से है। लेकिन एफओएस है, प्रीबायोटिक है, जो हमारे गट के हेल्थ के लिए जरूरी है, क्योंकि वो हमारे गट में जो 85%, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया का 85%, वो भी ट्रिलियंस में होगा, उसका फूड है वो चाहिए। हाई फाइबर, ताकि खाने में वॉल्यूम बढ़े उसका, उसमें से फैट का अब्जॉर्प्शन कम हो, और उसको वॉल्यूम के साथ साथ उसका लैक्सेटिव इफेक्ट बढ़े, और वो गट से अच्छी तरह से बाहर निकल सके, और वो डाइजेस्टेबल नहीं होता है तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड का प्रोडक्शन भी बढ़े, हमारा गट हेल्दी रहे, साफ रहे। टी पॉली बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी देता है। ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, वो आप देख रहे हैं। ये ओमेगा 3, जिंक और मल्टीवाइटमिन और प्रोटीन, प्रोटीन इसमें लिखना मिस हो गया है, प्रोटीन, ये सारी चीजें चाहिए। क्योंकि गट हेल्दी तो है, लेकिन उसका काम क्या है? उसका काम है खाने का पाचन फाइनल करके, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका पूरा काम क्या है? खाने का फाइनल पाचन करके उसमें से जो गुणवान चीजें हैं उसको शरीर में निकाल के देना, और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना। अगर गुणवान चीजें ही नहीं है उसमें, तो वो आपको देगा क्या? तालाब में आप कांटा लेकर के मछली पकड़ने बैठोगे, तालाब में मछलियां नहीं है तो पकड़ोगे क्या? तो ये हमारे जो, ये जो डाइजेशन रूपी तालाब है ना, उसकी मछलियां हैं। उसके अलावा चिटोसन, चिटोसन जो कभी ना कभी कुछ ना कुछ अल्सरेशन, कहीं छाला पड़ गया, कुछ हो गया, क्योंकि एसिड का ही सारा कारोबार है, एंजाइम्स का, तो उसकी वजह से जो ये समस्याएं होती है कहीं, तो ये चिटोसन उसको रिपेयर करता रहता है। उससे सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है हमारे इंटेस्टाइन और लिवर, तो ये चिटोसन बेचारा उसको हमेशा रिपेयर करने में लगा रहता है। इसीलिए इसको सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ द बॉडी भी कहा गया। रिपेयर एलिमेंट भी तो चाहिए। 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी तो बन गई, लेकिन वो डैमेज, क्योंकि डैमेज करने वाले एलिमेंट तो बहुत ज्यादा है। ये पांचों एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी, बॉडी नहीं तो हर रोज नहीं बनेगी, लेकिन रिपेयर तो उसको हर रोज चाहिए। उसके बाद एंटी ऑक्सीडेशन के लिए टिपॉली है, ओपीसी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स में ओपीसी है हमारे पास, बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है। आगे चलिए। तो ये कुल मिलाकर के ये दिखा रहा है कि न्यूट्रिशन मैटर करता है। नहीं मानोगे तो खुद एडमिट हो जाओगे हॉस्पिटल में, बीमार पड़ोगे, हमारा क्या। बेटर टीएंस, बेटर लाइफ। थैंक यू, थैंक यू श्रुति मैम। थैंक यू सर। एक्चुअली दिस इज माय एफर्ट कि लोगों को जानकारी तो मिले, साथ में ट्रेनर्स को एक्चुअली ट्रेनिंग कैसे करनी है उसकी भी